गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कंपटीशन बाइट्स। और आज इस वीडियो में हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट यूनिट डिस्कस करूंगी और फर्स्ट यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आएंगे वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड आई गारंटी कि इसके बाद आपको ना कोई डाउट होगा। एंड इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर आंसर करूँगी। एंड इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो डिटेल में पूरी यूनिट 1 को एक्सप्लेन कर देगी। आप सिर्फ इसको सुन लो ध्यान से 2-3 बार, आपके सारे डाउट्स सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या ये बहुत है, तो हाँ ये बहुत है। सॉरी, तो ये बहुत है। अगर आप सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस कर लेते हो तो मोर देन इनफ है, आपका सारे जो क्वेश्चंस है पेपर में आने वाले वो कवर हो जाएंगे। एंड इन केस आप चैनल पे नए हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करना वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ। आप जितना लाइक करोगे, शेयर करोगे, मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और अगर आपको यूनिट 1 की जो सारी कॉन्सेप्ट्स और जो मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी वो समझ आए, अच्छे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं यूनिट 2 भी ऐसे ही आपको पढ़ा सकूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है इस फर्स्ट यूनिट में वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब। तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसका क्या मतलब है? ग्रोथ का मतलब है कि ग्रोथ सिर्फ फिजिकल सेंस में होती है, मतलब सिर्फ आपकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है, साइज बढ़ती है या आप लेंथ में बढ़ते हो। तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव नेचर में है। क्वांटिटेटिव मीन्स जिसे आप नंबर में मेजर कर सकते हो। एंड इट स्टार्ट्स विद कंसेप्शन बट एंड्स एट सम पर्टिकुलर एज। और ये एक पर्टिकुलर एज पे ख़त्म हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग अगर छोटे रह गए हैं तो वो छोटे ही रहेंगे या उनकी हाइट उसके बाद नहीं बढ़ती, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है जो एक पर्टिकुलर एज तक ही होता है। एक पर्टिकुलर एज तक ही आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल होती है, मतलब आपकी जो आपकी पर्सनालिटी है वो डेवलप होती रहती है। जैसे आप छोटे होते हो, कुछ बच्चे नॉटी होते हैं, बड़े होते हैं तो वो पोलाइट हो जाते हैं, थोड़े से काम हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट एज अ होल होती है। जैसे कुछ लोग पर्सनालिटी क्लासेस लेते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो उसमें क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट कराई जाती है आपकी। और ये डेवलपमेंट जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों नेचर की होती है। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव नेचर की है, मतलब वो सिर्फ क्वांटिटी दिखाती है। हाइट, वेट, साइज और लेंथ आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, तो वो एक क्वांटिटी दिखाती है और एक पर्टिकुलर एज पे आके रुक जाती है। वेयर एज जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल होती रहती है, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपकी डेवलपमेंट होती रहेगी। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, मतलब क्वांटिटी भी बढ़ रही है और क्वालिटी भी बढ़ रही है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है किसी पर्टिकुलर एज पे। ये मदर के वोम्ब में, मतलब मदर के जो स्टमक है उसमें शुरू हो जाता है और कब ख़त्म होता है? टॉम्ब में, मतलब आपकी चिता पे जब आपको जलाया जाता है तब ये ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट समझ आ गए होंगे। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रोथ इज़ अ डैश चेंज, मतलब ग्रोथ कैसा है? अभी अभी हमने पढ़ा कि ग्रोथ कैसा चेंज है? क्वांटिटेटिव, मतलब आप सिर्फ क्वांटिटी मेजर कर सकते हो। मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आपको ये ना लगे वीडियो बहुत लंबी है मैं कैसे देखूंगा, तो इसलिए मैंने आंसर्स ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगी। तो ग्रोथ क्या है? मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, जिसकी हम क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है डैश इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर। अब जिसकी आप क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हो और क्वालिटी भी मेजर कर सकते हो, तो आप दोनों मेजर कर सकते हो, डेवलपमेंट, ग्रोथ, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो अभी हमने पढ़ा कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, लेकिन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कौन है? डेवलपमेंट। मतलब जब किसी की डेवलपमेंट होती है तो उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होती है, वेयर क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। तो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज अ प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डिफाइंड होली बेस्ड ऑन ईदर ऑन।
तो जो डेवलपमेंट है किसी बच्चे की, उसका जो प्रोसेस है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते पूरी तरह से कि वो किसके ऊपर बेस्ड है। बच्चे का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे पूर्ण रूप से किसी भी आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो किस पे बेस्ड होता है एक बच्चे की डेवलपमेंट का प्रोसेस? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, एज, मैच्योरिटी, या ऑल ऑफ दीज। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि एक तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, कि पीसफुल है या रोज़ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि जितने लड़ाई झगड़े किसी के घर में होते हैं उतना वो बच्चा सहमा हुआ होता है, और जितना खुश जो एटीट्यूड है घर में होता है उतना ही बच्चा खुश होता है। तो क्या हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे बेस्ड है चाइल्ड के डेवलपमेंट का प्रोसेस, उसके विकास का जो प्रोसेस है? उसकी एज के ऊपर बेस्ड है कि जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे डेवलपमेंट होगी। मैच्योरिटी पे बेस्ड है, या होल ऑफ दीज, मतलब सभी जो हैं वो करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो डेवलपमेंट जो है एक बच्चे की वो किस पे बेस्ड होती है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे। सबसे पहले कि कैसी एनवायरनमेंट में वो बच्चा रह रहा है, तो जैसे एनवायरनमेंट में वो रहेगा वैसे ही उसकी डेवलपमेंट होगी, वैसे ही वो बड़ा होगा, वैसे ही उसका विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। डेवलपमेंट जो है वो अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। डेवलपमेंट हेड टू फुट और टो होता है। तो इस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? जो सिर से पैर या पैर की उंगली तक विकास होता है उस डेवलपमेंट को क्या बोलते हो? प्रिंसिपल ऑफ सीफोलोसॉडल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडोसिटल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो ऐसी डेवलपमेंट को जो हेड टू फुट, या मतलब आपके सर से लेके पूरे नीचे पैर तक होता है, इस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोसोडोटल। तो आंसर है ऑप्शन ए। ये आप याद रखोगे, लक्ष्मी की बुक अगर आप उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन वहाँ मेंशन्ड है, ये प्रिंसिपल वहाँ मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मोटर स्किल्स टू स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी टूवर्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड। तो जो मोटर स्किल्स किसी बच्चे के डेवलप होते हैं, जो उसके कौशल का विकास होता है, तो ये है जो विकास है, इसे क्या बोलते हो? इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हो? प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोसोडोटल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडोसिटल, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो सी, जो डेवलपमेंट मोटर स्किल्स की होती है किसी बच्चे की, मोटर स्किल्स कैसी होती है? मोटर स्किल्स जो डेवलप होती है वो सेंट्रल बॉडी पार्ट से डेवलप होती है। सेंट्रल बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? सेंट्रल बॉडी पार्ट होता है आपका ब्रेन। तो ऐसे प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडोसिटल। ये भी लक्ष्मी की बुक में प्रिंसिपल मेंशन्ड है, आप इसे याद रख लो। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाएगा तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके वहाँ से हो जाएंगे। अब देखो, मैंने ये डायग्राम में भी बता दिया है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है, जो पूरे हेड से लेके ये टो तक होएगी, नीचे पैरों तक, उंगलियों तक होगी, उसे बोलते हैं सिफेलोसोडोटल। और जो उसकी मोटर स्किल्स डेवलप होंगी जो ब्रेन से शुरू होती है। अगर आपको कोई काम करना है, सपोज एक चाय का ग्लास बहुत गर्म है, तो जैसे आप उस पर हाथ लगाओगे तो ऐसा तो नहीं ना पकड़ के बैठे रहोगे और कहोगे गर्म है गर्म है, एकदम से हाथ लगाओगे और हटा लोगे हाथ को। तो यही ये प्रिंसिपल है कि ये जो आपके सेंट्रल बॉडी पार्ट से डेवलप होते हैं, उसी प्रिंसिपल को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडोसिटल। ठीक है, मोटर स्किल्स आपके हैंड में भी होते हैं, वो मैसेज हैंड से कहाँ जाता है? ब्रेन तक जाता है, और अपना हाथ आप हटा लेते हो, और ये मैसेज इतना जल्दी जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। आप खुद देखो, किसी चीज़ को आपको चेक करना हो कि कोई चीज़ गर्म है या नहीं, आप हाथ लगाते हो और हाथ हटा लेते हो, तो सोचो कितनी जल्दी मैसेज ब्रेन तक गया है। मतलब आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, बॉडी पार्ट्स है, वो कैसे डेवलप हुए हैं। तो यही प्रिंसिपल को हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडोसिटल। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे याद रख लो इसको एक ग्राफ की तरह, कि ऐसे होएगी तो इसको बोलेंगे सी, मतलब सिफेलोसोडोटल, और अगर ऐसे होएगी तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमोडोसिटल। एक ग्राफ ऐसे होता है, आप इसको ऐसे याद रख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नोन एज। तो अगर जैविक विकास और विकास के रूप में जो बच्चे का एक विकास होता है उसे क्या बोलते हो? मैचुरेशन, एज, बोथ ए एंड बी, या चाइल्ड। तो जो बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है किसी बच्चे की उसे बोलते हैं मैचुरेशन, कि वो बच्चा मैच्योर हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो बायोलॉजिकल ग्रोथ को बोलते हैं मैचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which principle among children reminds us to understand the wide individual differences?
अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी पैडागोजीज में भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि हर इंडिविजुअल अलग है। तो इस प्रिंसिपल को आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ, या नन ऑफ दीज? व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, या इनमें से कोई भी नहीं? तो जिस प्रिंसिपल में ये ध्यान रखा जाता है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग लर्न करेगा। जैसे अगर मैं अभी आपको ये समझा रही हूँ तो हो सकता है किसी को ये समझ बाद में आए, जब वो इस वीडियो को दोबारा सेकंड टाइम देखे, तो किसी को तब समझ आ जाए जो वो पहली बार देख रहा है। तो हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटीज़ डिफरेंट होती है, इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब हर इंडिविजुअल, हर पर्सन, हर व्यक्ति डिफरेंट है और उसके अकॉर्डिंग ही टीचर को पढ़ाना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि क्लास के अंदर हर स्किल और हर एबिलिटी का पर्सन बैठा है। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो कोई कम इंटेलिजेंट है तो कोई बहुत डल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैश एंड डैश टेंडेंसीज आर सजेस्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। अब इस क्वेश्चन में कहा कौन सी ऐसी टेंडेंसीज है जो ये सजेस्ट करती हैं कि जो डेवलपमेंट है एक बच्चे की वो होती है, और ये जो प्रोसेस है, एनवायरमेंटल सेटअप है, उसमें बच्चा कैसे अकोमोडेट करता है, कैसे वो ग्रो करता है, कैसे वो बढ़ता है। तो ऐसी टेंडेंसीज को आप क्या कहते हो, ऐसे प्रिंसिपल्स को आप क्या कहते हो जब जो डेवलपमेंट पे बेस्ड है? तो जो दो प्रिंसिपल डेवलपमेंट पे बेस्ड है आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिफेलिसोडोटल और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिडोसिटल। जब बच्चे की डेवलपमेंट ऐसे होगी तो वो सिफेलिसोडोटल, जब बच्चे की डेवलपमेंट ऐसे मतलब मोटर स्किल्स डेवलप होंगे, हैंड्स डेवलप होंगे, ब्रेन, सब कुछ ये डेवलप होगा, तो उसे बोलेंगे प्रॉक्सिमिडोसिटल। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इन केस आपको नहीं आ रहे हैं तो नोट डाउन कर लो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में फिर पूछ लेना या व्हाट्सएप पे पूछ लेना। लाइव सेशन जो है इम्पॉर्टेंट नहीं हो पाया क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था। विच इंडिकेट्स द चेंज इन द क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड। तो जो गुणवत्ता में परिवर्तन का इंगित करता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ, डेवलपमेंट, लर्निंग या एनवायरनमेंट? तो कौन सी चीज़ हमें क्वालिटी या कैरेक्टर चाइल्ड का जो है दिखाती है कि वो चेंज हो रहा है? क्या दिखाती है? विकास यानी डेवलपमेंट। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा डेवलपमेंट पूरी ज़िंदगी चलती है। मदर के जब आप स्टमक में होते हो, वूम्ब में होते हो, तब से लेके जब तक आप मर नहीं जाते, तो ये जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होती रहती है। किसी की हाँ घट भी सकती है अगर उसको नहीं बढ़ानी है, तो अपना कैरेक्टर या पर्सनालिटी नहीं डेवलप करनी है तो ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। अब क्या इसमें से आप सेलेक्ट करोगे जिससे ये पता चलता है कि वो गिफ्टेड बच्चा नहीं है? क्यूरियोसिटी, मतलब एक जिज्ञासा होती है। जैसे अगर आपको आज पता था कि लाइव आने वाला है तो यू आर वेरी क्यूरियस टू नो कि लाइव में कैसे पढ़ेंगे हम। देन क्रिएटिविटी, जो बहुत बच्चे क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं। पुअर रिलेशनशिप्स विद पीयर्स, मतलब अपने साथियों के साथ खराब संबंध होना। पीयर्स का मतलब होता है आपके सारे जितने साथी हैं। इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग, या फिर इंटरेस्ट होना एक्स्ट्रा रीडिंग में। तो कौन सा साइन है जो गिफ्टेड स्टूडेंट का नहीं होता? गिफ्टेड स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी भी होती है, उसमें क्रिएटिविटी भी होती है, उसमें इंटरेस्ट भी होता है कि हाँ मैं और पढ़ूँ। जैसे आप लोगों को है कि मुझे और पीडीएफ मिल जाए, मेरा पेपर अच्छा हो जाए। तो कौन सा साइन गिफ्टेड स्टूडेंट का नहीं है? दैट इज ऑप्शन 3, पुअर रिलेशनशिप्स विद पीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, sucking of an object is a strong activity in reflex action or activity stage of primary circular action, stage of secondary circular action, या secondary circular reactions। तो एक चीज़ समझ लो कि रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं जो आपकी बॉडी खुद करती है। जैसे आप चल रहे हो, आपकी मर्जी होती है ना, आप चलते हो, आपकी मर्जी होती है आप बैठ जाते हो, आपकी मर्जी होती है आप किसी चीज़ को टच करते हो, आपकी मर्जी होती है आप नहीं करते। तो रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं जो आपकी बॉडी खुद करती है। आपकी बॉडी वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती है कि हाँ, जैसे आपके दिमाग में आता है कि मुझे वहाँ तक जाना है, तभी तो आप रेडी होगे ना, उठोगे और चलोगे। सो दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। तो सकिंग इन ऑब्जेक्ट मतलब किसी, अगर सपोज आप कोकोनट वाटर पी रहे हो, आप उसको सक करोगे, बीच में स्ट्रॉ डालोगे, पाइप डालोगे और उसको पियोगे ना, है ना, तो उसको बोलते हैं सकिंग। और ये सकिंग एक्शन कब होगा?
ऐसा तो होगा नहीं पाइप डालोगे और उसको मुंह से नहीं टच करोगे और पीना शुरू कर दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको अपने लिप्स के पास लाना पड़ेगा उसे, तब जाके उसे पियोगे। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो आपकी बॉडी खुद करती है, या आप मैसेज देते हो ब्रेन को कि हाँ मैं ये एक्टिविटी, ये एक्शन कर रहा हूँ, और ब्रेन आपको इजाज़त देता है तो आप करते हो। अदरवाइज आपके सामने भी अगर वो चीज़ रख दी जाए तो आपका मन नहीं है तो आप नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दो। बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12-year-old चाइल्ड इज। अब सबसे बेस्ट प्लेस क्या है एक 12 साल के बच्चे की डेवलपमेंट के लिए? उसका पड़ोस, उसकी फैमिली, प्लेग्राउंड या स्कूल। अब 12 साल के बच्चे को क्या पसंद होगा? पड़ोसियों में जाना, पड़ोसियों के घर जाना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ना ही उसे फैमिली में रहना पसंद होगा, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए होता है कि हमें खेलना है। तो 12 साल के बच्चे की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकती है? प्लेग्राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट डेवलपमेंट के बारे में ठीक कही है? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ एंड एडोलेसेंस इन अ फॉरवर्ड मैनर एंड देन गोज बैकवर्ड। ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो बर्थ से ही शुरू हो जाती है और एडोलेसेंट एज तक चलती है, मतलब जब तक एक बच्चा जवान नहीं हो जाता, और ये फॉरवर्ड मैनर में चलती है, मतलब आप कुछ सीखते ही रहते हो और उसके बाद जो है आप सीखना बंद कर देते हो। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन स्ट्रेट लाइन। क्या डेवलपमेंट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है? डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, या डिफरेंट रेट पे होती है, मतलब हर इंडिविजुअल अलग है। अभी हमने पढ़ा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हर डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट है वो हर बच्चे में डिफरेंट रेट पे होती है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं डेवलपमेंट अकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस, मतलब डेवलपमेंट बड़ी जल्दी जल्दी होती है जब आप पैदा होते हो और एडोलेसेंस से लेके बड़े होते हो, तब एडोलेसेंस तक, मतलब जब तक आप जवान होते हो तब तक बड़ी जल्दी डेवलपमेंट होती है, फिर रुक जाती है। अभी हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट होती है मदर के वूम से स्टार्ट और ख़त्म होती है जब तक आप मर नहीं जाते। तो फोर्थ पॉइंट भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन 3, मतलब डेवलपमेंट जो है वो अकर करती है डिफरेंट रेट पे अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हो सकता है कोई 24 की एज में समझदार बने, तो हो सकता है कोई 14 साल की एज में ही समझदार बन जाए। तो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स का डिपेंड करता है आपको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, आप कैसे लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ? अभी आपने पढ़ा कि जो फिजिकल ग्रोथ है वो क्या है? क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ क्या होती है? क्वांटिटेटिव। तो आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? अब देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव नेचर की, मतलब आप सिर्फ क्वांटिटी मेजर कर सकते हो कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, या क्वालिटेटिव, या मेजर ही नहीं कर सकते, इमेजरेबल टू सर्टेन एक्सटेंट, और बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है? क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, जिसकी आप क्वालिटी भी मेजर कर सकते हो कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, और क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। जो ह्यूमन की डेवलपमेंट है वो कुछ प्रिंसिपल्स पे, कुछ सिद्धांतों पे टिकी हुई है। तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ह्यूमन डेवलपमेंट का नहीं है? अब आप बुक में देखोगे तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो उन प्रिंसिपल्स में से कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूसली होती ही रहती है, सीक्वेंशली एक सीक्वेंस में चलती है डेवलपमेंट। ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा होगा तो उसकी डेवलपमेंट का रेट जो होगा वो अलग होगा, एक बड़ा जो पर्सन होगा उसकी डेवलपमेंट का रेट अलग होगा। या जनरल टू स्पेसिफिक, कि पहले कि कुछ जनरल पार्ट्स जो है बच्चे के डेवलप होते हैं, जैसे पहले वो कुछ सपोज खेलने की बात कर लो, तो पहले बच्चा, अगर आप उसके साथ खेलोगे 2 साल के बच्चे के साथ, तो पहले वो बॉल को पकड़ना सीखेगा, उसके बाद वो बॉल को फेंकेगा इधर उधर। तो इस तरह से जो है वो खेलना सीखता है, मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रही है डेवलपमेंट। और नेक्स्ट है रिवर्सिबल। तो हमने अभी पढ़ा डेवलपमेंट रिवर्सिबल तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सपोज अगर आज आपको कुछ समझ आ गया है, या आपकी आज कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है, आपको क्रिकेट खेलना आ गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना आप 1 साल बाद या 1 दिन बाद या 1 महीने बाद उसे भूल जाओगे। तो डेवलपमेंट रिवर्सिबल नहीं है। तो आपका आंसर है ऑप्शन 4।
ये क्वेश्चन आपका सीटैट का भी क्वेश्चन है, ये सीटैट में भी पूछा गया था पेपर 1 में। यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट खत्म होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, वो है पियाजे की थ्योरी। और ये जो थ्योरी है, इसके जो 2 मैंने यहाँ पेजेस लगाए हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन 2 पेजेस में से जितने क्वेश्चंस बनेंगे आप सारे आंसर कर लोगे। इन 2 पेजेस को ध्यान से पढ़ना। पियाजे की जो थ्योरी थी सबसे पहले वो किस पे बेस्ड थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। अब कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है आपके दिमाग से संबंधित, आपके ब्रेन से संबंधित जो डेवलपमेंट होती है उसे बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इनकी थ्योरी में क्या कहा गया था? जीन पियाजे इज़ अ स्विस बॉर्न साइकोलॉजिस्ट। यहाँ से एक लाइन में क्वेश्चन है कि जो जीन पियाजे थे वो कौन थे? स्विस बॉर्न साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? जो दिमाग की स्टडी करता है। हु वाज द फर्स्ट टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एक्विजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। जिन्होंने सबसे पहले ये स्टडी किया था कि बच्चा किस तरह से समझता है किसी चीज़ को, किस तरह से अपने दिमाग में बिठाता है किसी चीज़ को। एंड ये जो जीन पियाजे थे ये जूलॉजिस्ट थे, मतलब ये एनिमल्स की स्टडी जो है किया करते थे बाय प्रोफेशन। एंड ही वॉज नहीं है यहाँ पे, ही स्टार्टेड वर्किंग विद एल्फ्रेड बिनेट ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो सबसे पहले पियाजे ने एल्फ्रेड बिनेट के साथ काम किया था इंटेलिजेंस टेस्ट पे। एंड बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम किया और इनका फोकस था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब बच्चा किस तरह से दिमाग में किसी चीज़ को बिठाता है, किस तरह से नॉलेज को एक्वायर करता है, लेता है। और पियाजे को जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोला जाता है। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन बता देती हूँ क्या क्या आएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा जीन पियाजे कौन थे, तो आप याद रखोगे स्विस बॉर्न साइकोलॉजिस्ट। सेकेंड बात याद रखोगे यहाँ से कि इन्होंने काम किया था इंटेलिजेंस टेस्ट पे एल्फ्रेड बिनेट के साथ। ये भी एक क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले किसने किया था? एल्फ्रेड बिनेट ने, और इनके साथ जीन पियाजे ने काम किया था। नेक्स्ट, जीन पियाजे की थ्योरी किस पे बेस्ड है? आंसर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आएगा यहाँ से, पियाजे जो है उन्हें कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोला जाता है। तो 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन गए। नेक्स्ट है पियाजे की जो थ्योरी थी वो डिस्कस करती है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये कहते थे कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 4 स्टेजेस में होती है किसी बच्चे के अंदर। तो इनके जो 4 स्टेजेस हैं वो हम पढ़ लेते हैं। 4 स्टेजेस में से पहली जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। वो है 0 से 2 ईयर्स तक, मतलब जब बच्चा 2 साल तक का होता है, 1 साल 2 साल का होता है, तो उसकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है जहाँ पे वो सेंस करके किसी चीज़ को समझता है। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक चलती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे वो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करनी सीखता है। फिर आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है 7 से 11 साल। और फिर फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जहाँ पे वो एक्टिवली काम करना सीखता है 11 ईयर से एडल्टहुड तक। अब यहाँ पे आप क्या याद रखोगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितनी स्टेजेस में डिवाइडेड है? 4। कौन कौन सी स्टेजेस है नाम याद रखोगे, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नाम याद रखोगे, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। फिर ये बात याद रखोगे कि हर स्टेज जो है कितने साल तक रहती है। जैसे 2 साल तक बच्चे की सेंसरी मोटर स्टेज होगी, 2 से 7 साल के बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा, 7 से 11 साल का कंक्रीट ऑपरेशनल में, और 11 ईयर्स से अब तक मतलब जब आप एडल्ट हो गए हो तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये एज याद रखोगे और ये स्टेजेस याद रखोगे यहाँ से। और एक फर्स्ट पैराग्राफ से 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ से टोटल आपके 4 और यहाँ से यहाँ से बनाओगे तो 4 और ये 9 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपको मैंने एक डायग्राम बना के दिखाया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का। इस डायग्राम को दिमाग में बिठा लो, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में अभी हमने डिस्कस किया 4 स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब सेंसरी मोटर स्टेज कब होती है? जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, टॉडलर होता है। फिर स्कूलिंग की स्टेज जब उसे बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जब वो कंक्रीट चीज़ों को मानता है, मतलब जो स्कूल में पढ़ा दिया उसने मान लिया। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जब वो क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। अब हम डिटेल में देखते हैं
सेंसरी मोटर स्टेज इन्फेंसी, 2 साल का बच्चा जो अपने सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज से सीखता है। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो क्या करता है, ज़मीन पे पहले रेंगना शुरू करता है, क्रॉल करना शुरू करता है। तो यहाँ पे हो गई इन्फेंसी स्टेज, जहाँ पे वो अपने ऑर्गन्स का यूज़ कर रहा है, मोटर एक्टिविटीज़ का यूज़ कर रहा है, सेंसेस का यूज़ कर रहा है, आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए कि क्या है। फिर हो गई प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है, सिंबल्स, लैंग्वेज, पिक्चर्स। जैसे अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हो तो सबसे पहले किंडरगार्टन में जाता है। तो किंडरगार्टन में क्या किया जाता है, उसको पिक्चर्स से या हाथों की मूवमेंट करके जो है कुछ समझाया जाता है। फिर आ गई कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो उसको स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो उसे मान लेता है और वो उस चीज़ को समझता है और क्वेश्चन नहीं करता। नेक्स्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अडल्टहुड स्टेज। यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो सोचना शुरू कर देता है, मतलब उसकी जो सोचने की शक्ति है वो डेवलप हो जाती है। अगर मैं एक अडल्ट पर्सन को बोलूँ कि मतलब उसे मैं बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करूँ, कोई अडल्ट पर्सन है या आप लोग हो 23-24 साल के, तो अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, कुछ बोल दूँ कि हाँ आप मुझसे क्वेश्चन मत करना और इस बात को मान लो, तो आप मान लोगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आप क्वेश्चन करोगे, आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे। सो ये हो गई हमारी एडोलेसेंट स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके इन 2 पेजेस से, पियाजे की थ्योरी से। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज के याद रख लेना 4 स्टेजेस के नाम, और इन्फेंसी स्टेज में कौन सी होती है वो पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। सेंसरी मोटर स्टेज, टॉडलर स्टेज में कौन सी होती है, स्कूलिंग स्टेज में बच्चा कौन सी स्टेज में होता है, आप याद रखोगे। और इन स्टेजेस में ये जो पार्ट्स मैंने लिखे हैं जो सर्कल्स में, ये आप याद रखोगे ये वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, इन 2 पेजेस को ध्यान से देखना। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं पियाजे की थ्योरी पे जितने भी बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है पियाजे इस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, तो किस चीज से रिलेटेड था ये, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मनोवैज्ञानिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट। तो मैंने आपको फर्स्ट ही लाइन में जो है बता दिया था पियाजे की थ्योरी किससे रिलेटेड है, प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब आपके दिमाग का विकास होगा। तो आंसर है ऑप्शन सेकेंड। Next question, according to Jean Piaget, keep on modifying new information to fit existing schemes and by modifying old schemes as per new information. These two processes are known as. अब जीन पियाजे ने एक बात बोली थी कि अगर आपको मॉडिफाई करनी है किसी नई इन्फॉर्मेशन को और फिट करना है नई स्कीम्स में, तो उसे आप क्या बोलोगे, और इन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन अडेप्टेशन, असिमिलेशन अडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन मॉडिफिकेशन या असिमिलेशन अकोमोडेशन। मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। असिमिलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को असिमिलेट कर लेना। सपोज आप ये वीडियो देख रहे हो, आप इस वीडियो से जितना सीखोगे अपने अंदर डालोगे अपने दिमाग में, तो आप उस चीज़ को असिमिलेट कर रहे हो, सोख रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो। नेक्स्ट आ गई, जैसे आप खाना खाते हो, आपकी बॉडी आपके खाने को क्या करती है, असिमिलेट करती है, अंदर इकट्ठा करती है, उससे आपको न्यूट्रिएंट्स देती है, जो पोषक तत्व होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो ये होता है असिमिलेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, किसी चीज़ को अकोमोडेट कर पाना, किसी चीज़ में एग्जिस्ट कर पाना। तो जीन पियाजे ने 2 बातें कही थी कि अगर आपको फिट होना है एग्जिस्टिंग स्कीम्स में, तो ये जो 2 प्रोसेसेस है उसे क्या बोलते हैं, असिमिलेशन और एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर, मतलब इस चीज़ के लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमेजिनेटिव थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग या परसेप्चुअल थिंकिंग। तो अगर आपको कुछ सोचना है, आपको कुछ इमेजिन करना है, आपको सपने लेने हैं, ड्रीम्स लेनी है, तो आपको वर्ड्स की क्या ज़रूरत है, वो तो आपके दिमाग में चलेगा ना। सो इट इज़ इमेजिनेटिव थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है, रिफ्लेक्स एक्शन स्टेट रेंजेस फ्रॉम। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो है बच्चे का, ये एक बच्चे का है, तो यहाँ पे आप करेक्ट भी कर सकते हो। रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ अ चाइल्ड स्टेट रेंजेस फ्रॉम बर्थ टू 30 डेज ओनली। तो एक छोटे बच्चे का जो रिफ्लेक्स एक्शन की जो स्टेट होती है वो बर्थ से 30 डेज तक की ही होती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट रेंजेस फ्रॉम, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, आप ईयर्स लर्न कर लेना कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट की जो रेंज है वो क्या है, 9 to 11, 8 to 11, 7 to 11 या 6 to 11। तो जीन पियाजे ने कहा था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, जो थर्ड वाली स्टेज थी, वो कब तक होती है, स्कूलिंग स्टेज 7 to 11 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Piaget, in which stage intelligence is demonstrated through the logical use of symbols? अब आपने देखा कि जब बच्चे को सिंबल से पिक्चर्स से सिखाया जाता है तो वो कौन सी स्टेज थी? स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन या नन ऑफ दीज? जहाँ वर्ड प्री लिखा है उसका मतलब सबसे पहले, ठीक है, पोस्ट उसका मतलब सबसे बाद में, तो थर्ड स्टेज तो है नहीं। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो उसकी स्कूलिंग स्टेज थी ये भी नहीं है। जब उसको सिंबल से सिखाते हैं वो कौन सी स्टेज होती है? सेकेंड स्टेज, जो इसको बोलते हैं हम स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, दैट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट? मतलब पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने में? री इन्फोर्समेंट, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड या इमिटिएशन, किसी की नकल करना, इमिटिएट करना, कॉपी करना। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, दैट इज एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड। मतलब जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, बाहर निकलोगे, बात करोगे, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उतनी आपकी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ेंगी। तो आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज प्री ऑपरेशनल इन पियाजेस थ्योरी इज कॉल्ड प्री ऑपरेशनल बिकॉज। अब पियाजे की थ्योरी में हमने देखा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब जो फर्स्ट स्टेज थी, प्री में मैंने आपको कहा सबसे पहली स्टेज, तो उसको प्री ऑपरेशनल क्यों कहते हैं? द चाइल्ड आर प्री डिटर्मिंड, द चिल्ड्रन हैव नॉट येट मास्टर्ड द एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशंस, द चिल्ड्रन आर प्री प्लानिंग या ऑल ऑफ अबव। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि अभी तक बच्चे सीख रहे होते हैं या सीखने का प्रोसेस शुरू ही होता है और उन्होंने कोई मास्टरी नहीं की है, एंड दे हैव नॉट मास्टर्ड द एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशंस, मतलब दिमाग से वो काम नहीं कर सकते। अभी वो सिर्फ क्या करते हैं, अपने हाथों से, अपने सेंसरी ऑर्गन से सेंस करके किसी काम को जो है करने की कोशिश करते हैं। अगर आप छोटे बच्चे के हाथ में कुछ पकड़ा दोगे तो वो उसे देखता ही रहेगा घुमा घुमा के, उसे समझ नहीं आएगा क्या है ये। तो आंसर है ऑप्शन 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द बोथ डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट? तो इसमें से कौन से जो एरियाज है, सेक्टर्स हैं, वो डोमेन्स है डेवलपमेंट के? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ, फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, या फोर्थ ऑप्शन सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ। तो जो बोथ डोमेन्स हैं, जो सेक्टर्स है डेवलपमेंट की, वो कौन से डेवलपमेंट होती है? एक तो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी बॉडी डेवलप कर रही है, आप मोटे हो रहे हो, पतले हो रहे हो। एक होगी कॉग्निटिव, आपका दिमाग। एक होगी सोशल, आपके सामाजिक। एक होगी इमोशनल, आपकी भावनाएं। तो ये होते हैं हमारे डोमेन्स डेवलपमेंट के, मतलब इन एरियाज में जो कोई पर्सन है, कोई ह्यूमन है, वो डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप्ड एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। अभी हमने पढ़ा कि जो बच्चा है वो लॉजिक और रीजनिंग स्किल कब सीखता है? लास्ट स्टेज में, जब वो बड़ा हो जाता है अपनी एडल्टहुड तक, और उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, सभी क्वेश्चंस आपके उन्हीं 2 पेजेस में से ही हैं। आप उन 2 पेजेस को पढ़ लो, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। उन 2 पेजेस को याद रख लो बस, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। द स्टेज प्री ऑपरेशनल इन पियाजेस थ्योरी। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, जो फर्स्ट स्टेज थी, जब एक बच्चा छोटा होता है, तो चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इन्फीरियर टू एडल्ट्स। ऑब्वियसली जो बच्चा होता है एडल्ट से उसकी थिंकिंग जो है छोटी होती है, इन्फीरियर होती है, या उसकी थिंकिंग सुपीरियर होती है, या जो बच्चे की थिंकिंग है वो डिफरेंट होती है एडल्ट से, या चिल्ड्रन थिंक इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, या जो बच्चे सोचते हैं वो डिफरेंट होता है एडल्ट से। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज थी पियाजे की थ्योरी में, दैट इज जो बच्चा सोच रहा है क्वालिटेटिवली वो डिफरेंट है एडल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई गेस ये रिपीट हो चुका है कि कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज एज दी मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। सिर्फ ऑप्शंस अलग हैं, आप देखोगे तो, कि जब एक बच्चा एक्सप्लोर करता है वर्ल्ड को तो वो सीखता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आंसर ऑप्शन 1 इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ रिगार्डेड एज फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। तो सबसे पहली टीचर कौन होती है? ऑब्वियसली एक बच्चा सबसे पहले अपनी मदर से सीखता है या अपने फादर से सीखता है। अगर मदर की जगह फादर भी हो तो वो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट टीचर जो है चाइल्ड का वो उसके घर में ही होते हैं, मदर फादर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्प्लिसिट नॉलेज? अब नॉलेज जो है वो आपकी दो तरह की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट नॉलेज क्या होती है? इम्प्लाइड नॉलेज। इट इज़ अ नॉलेज बट कांट बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्लेन्ड और डिस्क्राइब्ड। इम्प्लिसिट नॉलेज क्या होती है? जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते ओरल या रिटन कम्युनिकेशन से। वेरएज जो एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है, EXPLICT, एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ई से देख लो एक्सप्लिसिट और ई से देख लो वर्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इम्प्लिसिट नॉलेज इज इम्प्लाइड नॉलेज, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिट नॉलेज इज, जैसे आपने देखा होगा कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको हम पिक्चर्स में दिखा देते हैं, बुक्स के अंदर उसकी पिक्चर्स आ जाती है, ग्राफ आ जाता है, तो उस चीज़ को हम वर्ड्स में नहीं लिख सकते, उस नॉलेज को बोलते हैं इम्प्लिसिट नॉलेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होती है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि इतनी स्पीड अगर वीडियो की ठीक है तो हम इसी स्पीड से करेंगे, क्योंकि आई गेस मुझे लग रहा है कि कई स्पीड तेज़ तो नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे बता देना एक बार, तो अगली वीडियो में मैं ध्यान रखूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जब बच्चा 0 से 2 ईयर्स की स्टेज में होता है तो क्या सीखता है, वो कैसे सीखता है? वो बाय यूजिंग सेंसेस, बाय कॉम्प्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, बाय थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फैशन, या बाय अप्लाइंग। तो पियाजे की थ्योरी में आपने देखा था जब 0 से 2 साल का बच्चा है तो वो अपने सेंसरी ऑर्गन से सीखता है, ठीक है, तो अपनी सेंसेस को यूज़ करता है। ना तो वो अप्लाई कर सकता है, ना तो वो सोच सकता है, और ना ही वो वर्ड्स को सीख सकता है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आप ये देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन उन्हीं 2 पेजेस में से हैं। मैंने आपको वहाँ बोला था कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के साथ किसने काम किया था? एल्फ्रेड बिनेट ने काम किया था, और उनको हेल्प करी थी, उनके साथ काम किया था जीन पियाजे ने। तो जो सिंगल थ्योरी इंटेलिजेंस की थी वो किसने दी थी? एल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल, चिल्ड्रन फोकस ऑन देयर परस्पेक्टिव एंड फील दैट दे आर करेक्ट। अब जब बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा वो कहता है कि जो वो कह रहा है वही ठीक है। अगर सपोज उसने जिद कर दी है कि मुझे वो डॉल चाहिए या मुझे वो टॉय चाहिए, तो उसे वो टॉय चाहिए, चाहे वो गंदा हो, अच्छा हो, महंगा हो, सस्ता हो। तो उस टाइम पे बच्चे के अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा होता है? ईगोसेंट्रिज्म, मतलब बहुत अहंकार होता है, रियलिज्म, बहुत रियल होता है, काइंडनेस, बहुत दयालु होता है, या सारी इसके अंदर जो लिस्टेड है कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब होते हैं? तो जब एक बच्चा छोटा होता है, अपनी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जब वो सोच नहीं सकता है, उसे जो चीज़ अच्छी लगती है उसे वही चाहिए होता है, और उस टाइम पर उसके अंदर क्या होता है? एक ईगो होता है कि जो वो डिमांड कर रहा है वो उसके पेरेंट्स उसे लेके दे। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक बाय विच चिल्ड्रन बिलीव दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स आर लिविंग। अब आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे के हाथ में कुछ पकड़ा दोगे तो वो उसको ऐसे सोचता है कि ये लिविंग है। अगर उसके सामने आप एक डॉल भी रख दोगे उसको लगेगा ये एक जिंदा लड़की है। या अगर वो टेबल पे मार देगा तो उसे लगेगा इसको भी दर्द होता है। तो उनको क्या लगता है कि हर चीज़ में लाइफ है, जैसे ह्यूमन बींग्स में लाइफ है वैसे ही उन्हें लगता है हर नॉन लिविंग बींग में भी एक लाइफ है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिज्म, रियलिज्म, एनिमिज्म, या ऑल ऑफ दीज? तो इसको बोलते हैं एनिमिज्म। और ये एनिमिज्म जो है वो इंग्लिश वर्ड से बना है एनिमेट, ANIMATE। एनिमेट का मतलब होता है जिसके अंदर लाइफ हो, जो लिविंग हो। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लगता है हर चीज़ के अंदर लाइफ है, और इसको बोलते हैं एनिमिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे जनरली फोकस ऑन वन एस्पेक्ट एट अ टाइम एंड कांट थिंक ऑफ एनी अदर पॉसिबल सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड। अब जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा सिर्फ एक टाइम पे एक ही सिचुएशन को सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये भी सोच लेंगे मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। इनफैक्ट उनको तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है, उनको तो इतनी ना तो प्रॉब्लम्स होती है, उनको तो सिर्फ दिमाग में होता है मुझे खेलना है, खेलना है, खेलना है। तो जनरली जो फोकस करते हैं जो बच्चे होते हैं वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं? मॉरल रियलिज्म, डम्बनेस, स्मार्टनेस, या नन ऑफ दीज? तो बच्चे किस चीज़ पे फोकस करते हैं? ऑप्शन ए, मॉरल रियलिज्म।
अकॉर्डिंग टू पियाजे हाउ वी एडजस्ट विद एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। आपने पढ़ा है कि जिस तरह से हम एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं। आपने दो वर्ड्स पढ़े थे शुरुआत में। तो जिस तरह से हम अपने आप को ढालते हैं किसी एनवायरनमेंट में, सपोज आप किसी नई जगह पे जाते हो, तो अगर यहाँ पे ठंड है इस टाइम पे और अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे बहुत गर्मी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बॉडी को ढालना पड़ेगा। तो उसको क्या बोला जाता है, अडेप्टेशन। उस वर्ड को बोलते हैं इंग्लिश में अडेप्टेशन। और यहाँ पर भी जब हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की बात कर रहे हैं तो पियाजे की थ्योरी में कहा गया था कि जिस बच्चे को एडजस्ट करना पड़े, जैसा एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट में, तो उस टर्म को बोला जाता है अडेप्टेशन। इस क्वेश्चन के साथ अब हम अगले थ्योरी पे चलते हैं। अगली थ्योरी नहीं, सॉरी, ये पियाजे की थ्योरी है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो अभी हम बात कर रहे थे, तो मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी क्या आएंगे, बट आप कॉन्सेप्ट बाइट्स को ध्यान से देखना। तो कॉन्सेप्ट बाइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, स्कीमा। स्कीमा डिस्क्राइब्स बोथ द फिजिकल एंड एक्शंस इन्वॉल्व्ड इन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। तो जीन पियाजे की थ्योरी में एक टर्म दी गई थी स्कीमा, स्कीम्स। तो ये जो स्कीमा है ये डिस्क्राइब करता है, स्कीम से ही बना है वर्ड स्कीमा, और स्कीम जो है डिस्क्राइब करती है फिजिकल और फिजिकल एक्शंस जो इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ को समझने में और जानने में। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे वी हैव अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समथिंग। मतलब अगर मैं आपको ये सब समझा रही हूँ तो आपके दिमाग में भी एक सिस्टम होगा कि जिस तरह से आप ये थ्योरी ले रहे हो, एक बार आप वीडियो देखोगे, हो सकता है कुछ जो कॉन्सेप्ट से आपके दिमाग में ना जाए, दूसरी बार देखो तो वो चले जाए। तो इस चीज़ को बोला गया है स्कीम। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे पूछ लेगा व्हाट डिस्क्राइब्स बोथ फिजिकल एंड, यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, मेंटल एक्शंस इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, तो आंसर हो जाएगा स्कीमा। सेकंड हमने डिस्कस कर लिया अडेप्टेशन, कि किसी आपको एडजस्ट करना है एनवायरनमेंट में तो उस टर्म को बोलते हैं अडेप्टेशन। और अडेप्टेशन पियाजे ने दो सब प्रोसेस में डिवाइड की है। ऑलरेडी इसका क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब है किसी चीज़ को अपने अंदर एसिमिलेट करना, इकट्ठा करना, और यहाँ मतलब है न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर फिट करना, उसे बोलते हैं असिमिलेशन। अब एकोमोडेशन, एकोमोडेट करना मीन्स कहीं रहना। इंग्लिश में होता है अकोमोडेट मीन्स एकोमोडेशन। मुझे एकोमोडेशन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आपको रहना है, आपको घर में क्या करना है, एकोमोडेट करना है अपने आप को। तो इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग और ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स फॉर द लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। तो एकोमोडेशन का मतलब क्या है कि जो पुरानी स्कीम्स हैं उनको बदल कर न्यू इन्फॉर्मेशन अगर दिमाग में डालनी है तो उसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेट करना है। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सब कुछ बैलेंस्ड हो, और ये टर्म है इक्विलिब्रेशन, ऑनगोइंग प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड ट्राइज टू क्रिएट अ बैलेंस। तो बैलेंस जहाँ वर्ड दिख जाए, आंसर है इक्विलिब्रेशन। मतलब जब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस आ जाता है उस टर्म को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो यही आएंगे, फर्स्ट स्कीमा पे। नेक्स्ट अडेप्टेशन पूछेगा कि एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने को क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। नेक्स्ट पूछेगा असिमिलेशन का मतलब क्या है, कि अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालनी है, इकट्ठी करनी है, तो उसे बोलते हैं असिमिलेशन। नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स पुरानी इन्फॉर्मेशन को ऑल्टर कर कर नई इन्फॉर्मेशन डालनी है, एकोमोडेशन। अपने दिमाग में इकट्ठी करनी है, एकोमोडेट करनी है। और जब असिमिलेशन और एकोमोडेशन के अंदर हमें बैलेंस मिल जाएगा उस टर्म को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस हैं, सिर्फ डिटेल में ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बोल रही हूँ उतना सुन लो और उतने से ही आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब चलते हैं अगली थ्योरी पे। अब पियाजे की थ्योरी हो गई हमारी, ग्रोथ डेवलपमेंट का प्रोसेस हमने पढ़ लिया। अगला हम पढ़ेंगे कॉलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कॉलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट एक दो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और इस थ्योरी को मैं आपको बता देती हूँ। तो कॉलबर्ग ने क्या किया था, जो कॉग्निटिव थ्योरी जीन पियाजे ने दी थी, इसने उसी को एक्सपैंड कर दिया था और मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को एक्सप्लेन किया था कि एक बच्चे की जो मॉरल डेवलपमेंट है उसके अंदर जो डिसिप्लिन है, जो वैल्यूज़ है, उन्हें डालना चाहिए। और कॉलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के लिए, मतलब एक बच्चे को समझदार बनाने के लिए 3 स्टेजेस बताई थी। बस नाम याद रख लो, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ड्यूरिंग द प्री कन्वेंशनल लेवल, अब जब बच्चा पहली स्टेज में होता है, मतलब प्री स्टेज में, प्री कन्वेंशनल लेवल,
अ चाइल्ड सेंस ऑफ मोरालिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल। एक बच्चे को पूरी तरह से उसका जो कंट्रोल होता है वो उसके पेरेंट्स के पास होता है, अथॉरिटी फिगर्स के पास होता है, मतलब पेरेंट्स और टीचर्स के पास होता है। आपने देखा होगा जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं वो बहुत टीचर से डरते हैं, वेरएज़ जो बड़ी क्लासेस के होते हैं वो कुछ नहीं डरते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा टीचर ने आज असाइनमेंट दी थी, कोई बात नहीं, नहीं करी तो प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है कि बच्चे जो है पूरी तरह से अथॉरिटी फिगर्स के कंट्रोल में है। बस इतना सा याद रखना है मोटा मोटा सा कि प्री कन्वेंशनल लेवल में जो मॉरल डेवलपमेंट है बच्चे की वो पूरी की पूरी पेरेंट्स और टीचर्स के हाथ में है, यानी अथॉरिटी फिगर्स के हाथ में, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है। नेक्स्ट कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, इंडिविजुअल सेंस ऑफ मोरालिटी। अब कन्वेंशनल लेवल में जो उसकी मोरालिटी है, जो उसकी वैल्यूज़ है, वो किसके ऊपर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी में उसके कैसे रिलेशंस हैं, उसके कैसे फ्रेंड्स हैं, उसके घर का माहौल कैसा है। चिल्ड्रन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द रूल्स ऑफ अथॉरिटी फिगर्स, बट दिस इज़ नाउ बिकॉज दे बिलीव दैट दिस इज़ नेसेसरी। लेकिन अब इस स्टेज में, कन्वेंशनल स्टेज में, उन्हें लगता है कि हाँ, जो मेरे मदर फादर कह रहे हैं, जो मेरी टीचर कह रही है वही ठीक है, और वही वो मान लेते हैं। और जो थर्ड स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, वहाँ पे हो जाती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ जैसे जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं कि कुछ लॉज जो हमारे बनाए गए हैं वो ठीक नहीं है, इन्हें बदलना चाहिए। तो ये कब हुआ, थर्ड स्टेज में, जब बच्चा बड़ा हो गया, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे आ गया। तो जो कॉलबर्ग की थ्योरी थी उसे क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि वो जेंडर बाइज्ड है, या सिर्फ जेंडर बाइस होना मतलब वो डिफरेंस करती है गर्ल में और बॉय में। बाइस का मतलब है डिफरेंस, एक पर्टिकुलर जेंडर की तरफ झुकाव। तो ये जो थ्योरी थी ये पूरी तरह से मॉरल जजमेंट्स नहीं दे पाई थी। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आप याद रखोगे कि कॉग्निटिव थ्योरी को किसने मॉरल डेवलपमेंट में चेंज किया। फर्स्ट क्वेश्चन कॉलबर्ग ने। सेकंड क्वेश्चन, 3 लेवल्स क्या मॉरल डेवलपमेंट के, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में कंट्रोल मदर फादर के पास है, टीचर्स के पास है। सेकंड, कन्वेंशनल लेवल में कंट्रोल पेरेंट्स के पास है, टीचर्स के पास है, जो वो कहेंगे वो मान लेता है। थर्ड में पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में बच्चे का जो कंट्रोल है वो अपने आप पे है, अब वो क्वेश्चन करता है, उसकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट हो चुकी है, वो सोसाइटी को समझने लग जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस आएंगे आपके। आप जो मैं बोल रही हूँ उसे चाहे तो आप दोबारा से जो है एक बार सुन लेना, या फिर उसे बैक करके सुन लो, इतना आपके लिए बहुत है, कोई नीड नहीं है इतना डिटेल में घुसने की उसकी। कॉलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे मैंने स्टेजेस डिस्कस कर दी हैं, यहाँ पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे इससे। तो कॉलबर्ग की जो स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज थी जो प्री कन्वेंशनल लेवल, जहाँ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कंट्रोल अथॉरिटी फिगर्स यानी पेरेंट्स और टीचर्स के पास है। तो यहाँ आप मोटा मोटा ये याद रखोगे कि स्टेज 1 में होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। मतलब बच्चे को डर होता है कि अगर मैं रूल्स ऑबे नहीं करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। जैसे कोई किंडरगार्टन का ही बच्चा है तो उसे डर होगा कि मतलब कहीं मुझे टीचर खड़ा ना कर दे। फिर स्टेज 2 में क्या है, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन में क्या है कि यहाँ पे क्या होगा कि सपोज पेरेंट्स ने अपने बच्चे को कोई काम बोला तो उसमें वो एक अपना फ़ायदा ढूंढेगा। मतलब इट्स लाइक यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। मतलब तुम मेरे लिए जो मैं तुम्हारे लिए जो काम कर रहा हूँ उसके बदले में तुम भी मेरे लिए कुछ करो। जैसे आप लोगों को पीडीएफ्स है, तो आप लोगों को अगर पीडीएफ कोई अवेलेबल करा रहा है तो वो कह रहे हैं ठीक है मैं तो तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ, तो तुम उसके बदले मुझे पैसे दो। तो हो गया ना। तो ये होगी इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। ऊपर ऊपर का याद रखना है सिर्फ, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। सेकंड है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, एक बच्चा यहाँ पे बाउंड होता है क्योंकि अब वो अपनी सोसाइटी में भी जाएगा, बाहर भी जाएगा, बच्चों के साथ खेलेगा। तो यहाँ पे उसके सामने होती है स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 3 में है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। मतलब बच्चे को क्या चाहिए, दूसरों का अप्रूवल चाहिए कि हाँ दूसरा बंदा मुझे बोले कि येस यू आर अ वेरी गुड बॉय और यू आर वेरी गुड गर्ल और यू आर वेरी नाइस। तो बच्चों में होता है कि उन लोगों को अप्रूवल चाहिए होता है, अप्रिसिएशन चाहिए होती है। नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में क्या है, चाइल्ड ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेता है सारे रूल्स और कन्वेंशन को, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ ये तो मुझे फॉलो करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये तो भाई सोसाइटी में बने हैं रूल्स। तो बच्चे को शुरू से सिखाया जाता है कि येस यू हैव टू फॉलो दीज ऑल रूल्स। सिर्फ याद रखना कन्वेंशनल स्टेज में क्या आता है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अंदर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन अंदर ये जो लिखा है यहाँ से क्वेश्चन आना डिफिकल्ट है। सिर्फ स्टेजेस याद रखनी है और उनकी सब स्टेजेस याद रखनी है।
नेक्स्ट है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में थ्रू आउट द पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज एक पर्सन जो है उसकी मोरालिटी डिफाइन की जाती है एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। अब उसे पता चल जाता है कौन सी चीज़ वैलिड है और कौन सी वैलिड नहीं है। तो इसके अंदर कौन सी स्टेज आती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है कि अब जो है उसको वर्ल्ड जो है वो कैसे देखता है, वो डिफरेंट ओपिनियन से। सपोज बहुत सारे लोग खड़े होकर कोरोना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक ने बोला कि मुझे तो बहुत मुश्किल होती है मास्क पहनने में, वेरएज़ दूसरा बोल रहा है कि मेरे पास तो बहुत सारे मास्क हैं, मैं तो बहुत सारे डिज़ाइंस के मेरे पास हैं। तो हर कोई अपना अपना ओपिनियन पास करेगा कि हाँ ये कब ख़त्म होगा, कब इसकी वैक्सीनेशन आएगी। तो ये हो गई सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जहाँ पे सब अपने पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। अब हर एक के डिफरेंट ओपिनियन, राइट्स और वैल्यूज़ हैं। फिर हो गई यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में क्या है, मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यूजिंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। जनरली चूजन प्रिंसिपल्स आर एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स चूज किए जाएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे, मतलब जिस पे रीजनिंग हो सकती है। जैसे अगर आपको सिविक्स में पढ़ाया जाता है इक्वालिटी, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ये हमें करना चाहिए, वेरएज़ अगर बच्चा देखेगा कि किसी के साथ ये नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन करेगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तो ये हो गई यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस आपको डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू व्हाट्सएप मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स और डू कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेकिन हाँ, सिर्फ ओरिजिनल और रियल डाउट्स ही पूछना। क्वेश्चन 37, अब कॉलबर्ग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा है, in the context of Kohlberg's state of moral reasoning, under which stage would the given typical response of a child fall? Your parents will be proud of you if you are horns. If you are honed, it's not horns, it's horned. HONED. Horned इंग्लिश वर्ड है जिसके अंदर होता है कि आप इम्प्रूवमेंट करो अपने अंदर। अगर आप इम्प्रूवमेंट करोगे तो कॉलबर्ग की थ्योरी कहती है आपके पेरेंट्स बड़े खुश होंगे। तो ये कौन सी थ्योरी में आता है, तो ये कौन सी में आएगा, कौन से पार्ट में आएगा, पनिशमेंट में। अगर वो बच्चा अच्छा हो रहा है तो पनिशमेंट क्यों मिलेगी उसे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है ये कि वो, उसमें तो था ओपिनियंस देना। गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन या लॉ एंड ऑर्डर। तो देखो ये जो रिस्पॉन्स है कि अगर मैं एक बच्चे को कहूँ कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपकी मदर जो है आपको चॉकलेट देगी आज, तो क्या करेगा, उसको अप्रिसिएशन चाहिए। तो आंसर है गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम सभी ह्यूमन बींग्स डिफरेंट हैं अपने इंटेलिजेंस में, इंटरेस्ट में, स्किल्स में, एबिलिटीज़ में। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर बताओ। इंडिविजुअल डिफरेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, हेरिडिटी या एनवायरनमेंट। तो इस प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट, थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक स्टडी अबाउट हाउ पीपल लर्न। आपको याद होगा अभी हमने जीन पियाजे पढ़ा, उसमें पढ़ा था जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उन्होंने ये पढ़ा था कि बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, थ्योरी जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है और वो ये बताती है कि किस तरह से स्टूडेंट्स लर्न करते हैं, उस थ्योरी को क्या बोला जाता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिविटिज्म। और किसने, कौन है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट, वो है जीन पियाजे। बहुत डिटेल में बनाई है ये वीडियो, सारे क्वेश्चंस कवर हुए हैं, आप सिर्फ ये सुन लो, आपकी पूरी यूनिट 1 कंप्लीट है। व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट, इसमें से कौन सी थ्योरी है जो बच्चों के लिए दी गई है, पियाजेस थ्योरी, कॉलबर्ग्स थ्योरी, विगोट्स्काइज थ्योरी। यह भी हमने थ्योरी डिस्कस नहीं की है, आगे डिस्कस करेंगे। अबव ऑल, तो ये सभी थ्योरीज है जो बच्चों की डेवलपमेंट पे बात करती हैं और चिल्ड्रन एंड ग्रोइंग अप में ये आपको सारी थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं। तो आंसर है अबव ऑल। ये थ्योरी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिलेटेड विद थर्ड स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो मॉरल डेवलपमेंट की थर्ड स्टेज से रिलेटेड है ये। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कॉलबर्ग थ्योरी की बात कर रहे हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यूनिवर्सल एथिकल थ्योरी या सोशल ऑर्डर। तो थर्ड स्टेज की मॉरल डेवलपमेंट से क्या रिलेटेड है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की। अगर आप ओबे नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगली है एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। मैं आपको समझा ज़रूर देती हूँ बट इसके ऊपर आई गेस एक ही क्वेश्चन है। तो एरिक्सन थ्योरी के ऊपर क्या कहा था, जो एरिक एरिक्सन थे, ही वॉज अ थ्योरिस्ट
who took Freud's controversial psychosexual theory and modified into psychosocial theory. तो इन्होंने फ्रूड की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी उसको नहीं माना था और साइकोसोशियल थ्योरी को जो है दिया था, और इसकी 8 स्टेजेस दी थी इन्होंने. स्टेजेस जो इन्होंने दी थी साइकोसोशियल डेवलपमेंट की, स्टेजेस जो इन्होंने दी थी साइकोसोशियल डेवलपमेंट की, इसके अंदर इन्होंने जो डेवलपमेंट की स्टेजेस दी है वो मैं आगे डिस्कस करूँगी आपके साथ. एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट आर बेस्ड ऑन फ्रूड्स साइकोसेक्सुअल थ्योरी. इनकी जो थ्योरी थी वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी पे बेस्ड थी जो फ्रूड ने दी थी. ये थ्योरी हमारी डिस्कस नहीं की गई है, इस पर आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है. एरिक्सन ने प्रपोज की थी कि दैट वी आर मोटिवेटेड बाय द नीड टू अचीव कॉम्पिटेंस, कि हम लोग जो है हम मोटिवेट होते हैं जब हम कंपटीशन करते हैं, मतलब हम ये सोचते हैं कि हाँ मुझे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है. तो साइकोसोशियल थ्योरी के अंदर 8 स्टेजेस है जिसके अंदर एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है जब वो छोटा होता है उससे लेके जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता. तो एरिक्सन की जो थ्योरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या है. यहाँ पे आपको और कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना है साइकोसेक्सुअल थ्योरी को इन्होंने खारिज कर दिया था और इन्होंने साइकोसोशियल थ्योरी दी थी अपनी, जिसमें कहा था एक बच्चे की डेवलपमेंट इन्फेंसी से एडल्टहुड तक होनी चाहिए. अब यहाँ आप जो याद रखोगे वो मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट जो स्टेज थी वो थी ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की स्टेज. मतलब अगर एक बच्चे का ट्रस्ट, जैसे सपोज अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चे का ट्रस्ट बना लेते हैं, जैसे अगर उसने कहा कि ये मुझे ले दो तो उन्होंने ले दिया, उनका ट्रस्ट बना दिया, उसको कुछ प्रॉमिस किया, उन्होंने ट्रस्ट बना लिया, तो ये तो हो गई ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की स्टेज. अब यहाँ जो बेसिक जो वर्च्यू है जो सीखा जाता है वो क्या है, होप का. तो बच्चा क्या सीखता है, वर्च्यू होप का. आप ये याद रखोगे, मैं बता रही हूँ, नोट डाउन करते जाना. ट्रस्ट मिसट्रस्ट में जो वर्च्यू सीखता है वो है होप का. क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट. तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो एक्सरसाइज विल टू डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, मतलब उन्हें ये होता है कि हम काम खुद करेंगे, ठीक है. और दे डाउट देयर एबिलिटीज़, मतलब उन्हें डाउट होता है कि क्या ये मैं ये भी नहीं कर सकता. तो ये हो गई ये थ्योरी. उसके बाद यहाँ पे बच्चा क्या सीखता है, या सीखता है इस स्टेज में विल पावर, WILL विल पावर. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में प्री स्कूलर्स लर्न टू इनिशिएट टास्क, मतलब जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो वो शुरू करता है कुछ काम करना छोटे मोटे, कि हाँ जैसे 1 2 3 4 लिखना शुरू किया तो वो इनिशिएट किया, उसने कुछ एफर्ट्स लिए काम करने को. यहाँ पे जो डेवलप होता है वर्च्यू वो है पर्पस का, PURPOSE. नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी. अब इंडस्ट्री में क्या होता है, बच्चा जो सीखता है उसे अप्लाई करता है. मतलब जब आप जॉब पे जाते हो आप क्या करते हो, आप अप्लाई करते हो. अगर आपको काम नहीं आएगा तो आपको कैसा फील होता है, इन्फीरियर, बहुत छोटा फील होता है कि हाँ ये तो मुझे भी नहीं आ रहा. अगर नहीं आ रहा होता तो आपको क्या लगता है कि यार मेरे साथ वाला क्या सोचेगा, है ना. तो यहाँ पे क्या सीखता है बच्चा, कॉम्पिटेंस. COM, पेन थोड़ा अच्छा नहीं है तो राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, COMPETANCE. नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन. आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन में जो बच्चा सीखता है वो सीखता है फिडेलिटी. टीनेजर्स वर्क एट रिफाइनिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ बाय टेस्टिंग रोल्स. मतलब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो है कुछ काम करके देखते हैं, ये देखने के लिए कि ये काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंड देन इंटीग्रेट देम टू फॉर्म अ सिंगल आइडेंटिटी. और फिर ये देखते हैं कि वो उस काम को करने में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है उन लोगों को. नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. अब जो बड़े अडल्ट होते हैं, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको क्या होता है, दे स्ट्रगल टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप्स, क्योंकि उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो मैच नहीं करता. तो आपने देखा होगा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा वो अपने पेरेंट्स से मतलब उसको जो है प्रॉब्लम होने लग जाती है कि मुझे क्यों टोक रहे हैं, मुझे क्यों कुछ कह रहे हैं. तो उसको क्लोज रिलेशंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, वेरेज उसको इंटीमेसी बनाने में ईजी होता है. तो यहाँ पे बच्चा क्या सीखता है, या बेसिक वर्च्यू जो बच्चा सीखता है इस स्टेज में वो सीखता है लव का. नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. इस एज में जो बच्चा है वो सेंस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू वर्ल्ड, मतलब वो ये सोचता है कि हाँ मुझे कुछ जनरेट करना है.
कि मुझे कुछ इस दुनिया के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है। होता है ना कई लोगों को कि मुझे ये जॉब लेनी है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, क्योंकि मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है अपनी फैमिली को। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप हो जाती है, केयर की। आपको सिर्फ जो याद रखना है वो ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन देगा ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस है उससे बच्चा क्या सीखता है। आप सिर्फ ये याद रखोगे यहाँ बच्चे ने होप सीखा, ठीक है। यहाँ जो मैंने लिखा है आप सिर्फ वो याद रखो और ये याद रखो, ये आपको नहीं पढ़ना, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता दिया। आप सिर्फ ये दोनों याद रखोगे। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर में क्या होता है, डिस्पेयर का मतलब होता है होप, और इंटीग्रिटी आपकी जो पर्टिकुलर रिस्पेक्ट है। When reflecting on his or her life, older adult may feel a sense of satisfaction or failure. तो क्या होता है कि जब बड़े हो जाते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, वो क्या सोचते हैं कि हाँ मैंने अपने बच्चे के लिए सब कुछ ठीक से किया तो है ना, कि उन्हें ये होता है कि हाँ कुछ रह ना जाए, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर उन्होंने ठीक से किया तो उन्हें लगता है हाँ सेटिस्फैक्शन लगता है। वैसे कुछ को लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ रह गया है क्योंकि वो इतने रिच नहीं थे, तो उन्हें लगता है कि हम फेल हो गए एज अ पेरेंट। तो यहाँ पे क्या सीखते हैं, बेसिक चीज़ क्या होती है यहाँ पे, विजडम, WISDOM। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है ये जो लिस्ट है और यहाँ पे वो क्या सीखता है, दैट्स इट। आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है, ये मैंने डिटेल एक्सप्लेन करनी थी इसलिए मैंने आपको कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिक्सन साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फोकस ऑन। अब ये जो थ्योरी थी एरिक्सन की, वो किस पे फोकस करती है, रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंट क्राइसिस टू बिकम अ सक्सेसफुल कंप्लीट पर्सन, टू मिसगाइड द चाइल्ड, टू मेक द चाइल्ड नोटोरियस, या ऑल ऑफ अबव। हमने क्या पढ़ा, एरिक्सन की जो थ्योरी है वो फोकस करती है एक बच्चे को पूरी तरह से एज अ कंप्लीट, उसको एक जेंटलमैन बनाने के लिए। तो रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंट क्राइसिस टू बिकम अ सक्सेसफुल कंप्लीट पर्सन। इसके साथ चलते हैं चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट पे। थ्योरीज मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम चलते हैं पेरेंटिंग स्टाइल, और फिर बचा हेरिडिटी, और इसके बाद आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। पेरेंटिंग स्टाइल में, पेरेंटिंग स्टाइल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल्स होती है। सबसे पहले तो नाम याद रखना है, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव और अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग क्या होती है, जिसमें बच्चे को एनकरेज किया जाता है कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड टू कंसीडर द रीज़न फॉर रूल्स। उसको कहा, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे ये सिखाते हैं कि आपको बेटा रिस्पॉन्सिबल बनना है, आपको जो है सारे रूल्स फॉलो करने हैं सोसाइटी के। नेक्स्ट पेरेंटिंग है अथॉरिटेरियन, हु एक्सपेक्ट देयर ऑर्डर्स टू बी ओबेड विदाउट क्वेश्चन। जहाँ पे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं वैसा आप करो, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगी। मतलब पेरेंट्स जो है कंट्रोल रखते हैं अपने बच्चे के ऊपर, उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन। नेक्स्ट है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग में क्या होता है, हु आर रिस्पॉन्सिव एंड वार्म, अ गुड थिंग बट ऑल्सो रिलक्टेंट टू एनफोर्स रूल्स। मतलब परमिसिव पेरेंटिंग मीन्स जो पेरेंट्स होंगे ना बच्चे के, उनको मतलब वो बड़े लीनियंट होते हैं अपने बच्चों के साथ, बड़े काइंड होते हैं, बट ऑल्सो ये मुश्किल हो जाती है यहाँ पे कि अपने बच्चे को वो रूल्स या नहीं सिखा पाते, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े से बदमाश होंगे। फिर है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग के अंदर पेरेंट्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब पेरेंटिंग स्टाइल्स का मतलब है कि किस तरह से माँ बाप जो है अपने बच्चे को गाइड करते हैं, बड़ा करते हैं, क्या वैल्यूज़ उसमें डालते हैं। तो ये 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स थे। आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को समझाते हैं, तो वो हो गया अथॉरिटेटिव। जो उनको कहते हैं आपको पनिशमेंट मिलेंगी, जो अगर बच्चा कुछ गलती करते हैं उसे मारते पीटते हैं, वो भी अथॉरिटेरियन। परमिसिव, जो बच्चे के साथ बड़े लीनियंट है, ठीक है। और अनइन्वॉल्व, जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनका बच्चा क्या कर रहा है, बहुत कम इमोशनली उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो भी अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। 4 तरह की पेरेंटिंग याद रखोगे। शॉर्ट फॉर्म में मैंने सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ इसको रीड कर लेना। रीड नहीं करना, आप सिर्फ एक बार सुन लो, बहुत है। इसके बाद है लास्ट टॉपिक, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है, एक सेकेंड, सॉरी फॉर दिस। हेरिडिटी का क्या मतलब होता है, लाइक प्रेजेंस लाइक चिल्ड्रन। फॉर दिस एंगल, इफ पेरेंट्स आर इंटेलिजेंट देन चिल्ड्रन विल बी ऑल्सो इंटेलिजेंट। हेरिडिटी का मतलब है जो चीज़ आप अपने मम्मी पापा से इनहेरिट करते हो। मतलब सपोज अगर कोई जो पर्सन है, अगर कोई स्टूडेंट बड़ा इंटेलिजेंट है तो ज़रूर होगा कि उसके मदर फादर में से कोई एक पर्सन ज़रूर इंटेलिजेंट होगा। तो वो चीज़ें होती है हेरिडिटी, जो आप अपने माँ बाप से लेते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये याद रखो कि ये बात किसने कही थी।
Heredity cover all the factors that were present in the individual when he began life, not at birth but at the time of conception about 9 months before birth. मतलब कि जब एक बच्चा अपनी माँ के वूम्ब में होता है, पेट में होता है, उस टाइम पे ही वो बच्चा जो है सीखना या उसको उसके अंदर वो सब कुछ जो है कवर हो जाता है जो एक होना चाहिए एक बच्चे के अंदर, और वो चीज़ें उसने अपने मदर फादर से एक्वायर करी है। और हेरिडिटी इन सभी फैक्टर्स को कवर करती है। तो स्टेटमेंट किसने दी थी? वुड्सवर्थ ने। नाम याद रख लेना, वुडवर्थ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हेरिडिटी सारे फैक्टर्स को कवर करता है जो एक इंडिविजुअल में होनी चाहिए, और ये फैक्टर्स वो अपनी माँ के गोद में गर्भ में ही जो है एक्वायर कर लेता है। फिर सेकंड याद रखना पीटरसन ने क्या कही थी। पीटरसन सेड हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज व्हाट वन गेट फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल स्टॉक। पीटरसन ने कहा था कि हेरिडिटी को हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे को अपने एंसेस्टर्स से क्या मिला, अपने पूर्वजों से क्या मिला है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट हो गया आसपास का एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे भी दो फिलोसफर्स का नाम याद रखना है। एनास्टासी सेड एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट जीन्स। मतलब एक पर्सन, एक चाइल्ड के ऊपर हर वो चीज़ जो इफेक्ट डालती है, असर डालती है, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ये बात एनास्टासी ने कही थी। वुड्सवर्थ एंड मार्किस ने क्या कहा था कि एनवायरनमेंट सारे आउटसाइड फैक्टर्स को जो है कंसिडर करता है जब एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ शुरू करता है। मतलब एक बच्चा जो है उन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करता है कि कैसा एनवायरनमेंट उसके आसपास है, अच्छा है, बुरा है। तो ये बात बोली थी वुडवर्थ एंड मार्किस ने। टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता नहीं, आ जाएगा कि वुडवर्थ और एंटासी और ये जो स्टेटमेंट्स है किसने बोली थी। तो ये चार स्टेटमेंट्स आप याद रख लोगे कि किसने ये स्टेटमेंट्स कही थी। टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट फॉलोइंग टाइप्स के हैं। ये चार तरह के एनवायरनमेंट है। नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट, इंटेलेक्चुअल और मेंटल एनवायरनमेंट एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। तो आप याद रखो चार तरह के एनवायरनमेंट है ये। नेचुरल एनवायरनमेंट जो आपके नेचुरली आसपास है। सोशल एनवायरनमेंट जो आपको सोशली मिलता है, आपके नेबरहुड से, आपके दोस्तों से, ठीक है। और आपके कल्चर में क्या है, जैसे कोई गुजराती है तो उनका गुजराती कल्चर होगा, कोई सिंधी है उनका सिंधी कल्चर होगा, कोई पंजाबी है उनका पंजाबी कल्चर होगा। तो उस एनवायरनमेंट से वो क्या गेन करता है। इंटेलेक्चुअल या मेंटल एनवायरनमेंट, जैसे सपोज घर में सारा दिन जो है इंटेलेक्चुअल बातें होती है, बहुत सारा दिन जो है न्यूज़ की बातें होती है, आसपास की बातें होती है, तो वो इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट। इमोशनल एनवायरनमेंट मीन्स सारा दिन रोने धोने की बातें होती है, तो इमोशनल एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट। अब एनवायरनमेंट के अंदर, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में टीचर का क्या रोल है। तो टीचर का क्या रोल है? टीचर कैन क्रिएट एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। मतलब टीचर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए ताकि स्टूडेंट्स इजीली पढ़ पाए, ठीक है। एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करानी चाहिए बच्चों को, डायरेक्शन इन स्टडीज़ बच्चों को बढ़ाना चाहिए कि आप कैसे पढ़ो, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, क्लासरूम्स होने चाहिए। देयर लैंग्वेज कैन बी कंटेन्ड इन कंड्यूसिव सोशल एनवायरनमेंट। दस पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड हेल्प इन दिस डायरेक्शन। तो टीचर्स को कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए? पहले तो ये याद रख लेना, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। सिर्फ इतना याद रखना अपने MCQs के लिए अपने। मॉडर्न चाइल्ड एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर्ड। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि आजकल की जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड। मतलब ये ध्यान में रखो कि बच्चा कैसे पढ़ना चाहता है, बच्चे को कैसे समझ में आता है। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल, क्यों? क्योंकि हर कोई इंडिविजुअली डिफरेंट है, हर किसी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर किसी की नॉलेज लेने की क्षमता अलग है। तो आप दो क्वेश्चन याद रखोगे, टीचर शुड क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, और दूसरा मॉडर्न एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इन द क्लासरूम टीचर टू कैन गाइड स्टूडेंट्स। अब क्लासरूम में भी बच्चे को गाइड करना चाहिए कि आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज देनी चाहिए। पेरेंट्स हेल्प इज़ ऑल्सो नीडेड। अब टीचर के साथ साथ पेरेंट्स की भी हेल्प चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त तो अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा जो है बिताएगा, ठीक। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस बने, एक ये और एक ये। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। मैंने आपको कहा था एनवायरनमेंट के टाइप्स याद रखने के लिए, नेचुरल, इंटेलेक्चुअल, कन्वेंशनल या सोशल और कल्चरल। तो कौन सा टाइप जो एनवायरनमेंट का नहीं है, दैट इज कन्वेंशनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हमने देखी ये स्टेटमेंट और मैंने कहा था याद रखना कि किसने ये कहा है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग। किसके अनुसार ये प्रक्रिया जो है नए ज्ञान और नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की है, दैट इज वुड्सवर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड आर। तो कौन से फैक्टर्स है जो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे असर डालते हैं? पीसफुल एनवायरनमेंट, प्रॉपर गाइडेंस, हेल्थ एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, अबव ऑल। तो कौन सा फैक्टर है जो एक बच्चे की मानसिक स्थिति पे जो है असर डालता है? दैट इज अबव ऑल। एक पीसफुल एनवायरनमेंट भी असर डालेगा, प्रॉपर गाइडेंस भी डालेगी और स्कूल का एनवायरनमेंट भी डालेगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी की क्या यूनिट होती है? हेरिडिटी की यूनिट क्रोमोसोम है, जीन है, फर्टिलाइज सेल है या जाइगोट है? देखो, अगर सब्जेक्टिव आना होता तो हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज आपको सिर्फ इतना याद रखना है हेरिडिटी की यूनिट क्या है? जीन्स। मतलब वो जीन्स होती हैं जो एक पेरेंट से बच्चों के अंदर आती है। जैसे आपने सुना होगा, अगर किसी पेरेंट में एलर्जी है तो बच्चे में भी होती है, और वो बोलती है कि ये जीन्स में आपके। तो जीन्स क्या होती है? हेरिडिटी की यूनिट है कि बच्चों से, पेरेंट्स से सॉरी, बच्चों में ट्रांसफ़र हुई है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। आपके जो सजेशंस होंगे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ज़रूर उनको देखूंगी, उनको एड्रेस करूंगी। और इन केस आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताना कि जो सेकंड चैप्टर की वीडियो है वो कैसे अपलोड हो। आपको कॉन्सेप्ट्स चाहिए, आपको ऐसे ही चाहिए या सिर्फ कॉन्सेप्ट्स चाहिए या सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए? तो जैसे स्टूडेंट्स बोलेंगे वैसे करेंगे, और चैप्टर 2 की वीडियो शाम को ही अपलोड होगी। तो तब तक आप इस वीडियो को पढ़ो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।